हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, हर किसी एग्जाम में आपको कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पिछले 2-3 साल से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में से पक्का आ रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता एंड पर्यावरण। सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। हेरिडिटी क्या है? अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता क्या है? These are the characteristics or qualities. These are the qualities or characteristics that transfer from one generation to another generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो विरासत में गुण मिलते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं या अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे आंखों का कलर, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, फिजिक होगी बच्चे की, फिजिकल अपीयरेंस होगी। तो ये दोनों कैसी होती हैं? माँ बाप की जैसी होती हैं। जो बच्चा होगा वो अपने माँ बाप जैसा होगा, दोनों जैसा। माता और पिता, मदर और फादर का, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक बच्चे में होती है और वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी डिसाइड करती है पर्सनैलिटी ह्यूमन बीइंग की, कि वो कैसा दिखेगा। पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर्सन। अब हम बात करते हैं कि कैसे, सबसे पहले कि कैसे जायगोट बनता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है और कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मेल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। और फीमेल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं या ओवा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं या फर्टिलाइजेशन होती है और क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जो ये जाइगोट है, ये सेल है, is the single cell from where life starts. Where life starts. इस सेल से आगे जाइगोट से क्या बनता है? इंडिविजुअल बनता है। अब जो मेल सेल है उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। गुणसूत्र के कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स। और जो फीमेल सेल है उसमें भी 23 पेयर्स होते हैं और आप कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्टिलाइज करके जाइगोट में भी 23 पेयर्स आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है? रिडक्शन हो जाती है। 23 पेयर्स में से सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स यहाँ आएंगे, 23 इसके आएंगे, दोनों इंटू करके 23 पेयर्स बनेंगे। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा कॉमन रहते हैं एक स्पीशीज में। जैसे 23 पेयर्स है मेल में, तो 23 पेयर्स ही होंगे जाइगोट के अंदर। ठीक है, जो मेल होता है वो XY होता है, जो फीमेल होती है क्रोमोसोम XX होता है। जो ये 23 पेयर्स हैं, ठीक है, इनमें जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो
सेक्स फैक्टर या जेंडर फैक्टर डिसाइड नहीं करते हैं। जो एक ये लास्ट पेयर होगा, जो ये होगा XY और XX, ये क्या डिसाइड करते हैं? जेंडर डिसाइड करते हैं बच्चे का। ठीक है, तो जो XX है ये 2 X और Y देगा और ये XX देगा और इनकी फ्यूजन होगी तो क्या बनेगा? XX, XX, XY, XY। तो 50% चांसेस होते हैं मेल के और 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के। ये तो एक जनरल नॉलेज हो गई अबाउट हेरिडिटी। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, मेल का जो है वो XY होता है या XX होता है, जाइगोट में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से या इस पार्ट में से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जीनोटाइप। एक है डेफिनेशन जीनोटाइप। जो जीनोटाइप होती है वो क्या होता है? जेनेटिक मेकअप होता है, कैसे जीन्स प्रेजेंट है, कौन से जीन्स प्रेजेंट है पर्सन के अंदर, जेनेटिक मेकअप कहते हैं इसे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीन्स। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी है पर्सन की। आउटवर्ड अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो जो ये फिनोटाइप है किसका रिजल्ट है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अब इसके बाद हम ट्विंस की बात करेंगे। 2 टाइप के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। अब जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उन्हें हम कहते हैं सेम ट्विंस। इनका जेंडर भी सेम होगा, लुक्स भी सेम होंगी और सेक्स भी सेम होगा, जेंडर भी सेम होगा, लुक्स भी सेम होगी, ब्लड ग्रुप भी सेम होगा। ठीक है, और इन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो का मतलब हुआ सिंगल और जाइगोटिक मतलब जाइगोट, मतलब जिसमें सिंगल जाइगोट की इन्वॉल्वमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं, जिसमें 2 जाइगोट्स बनते हैं। तो अगर 2 जाइगोट्स बनते हैं तो इसमें क्या होंगे? 2 ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, और इसमें सिंगल जाइगोट बनता है तो सिंगल ओव्यूल होता है। पहले एक सिंगल ओव्यूल और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और वो फिर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। जो डायजाइगोटिक हैं उनमें 2 ओव्यूल्स होंगे जिसके साथ स्पर्म फ्यूज करेगा और 2 अलग जाइगोट्स बनेंगे, 2 जाइगोट्स बनेंगे, जिसकी वजह से फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इनका सेक्स और जेंडर सेम हो सकता है डिफरेंट हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, ये लुक्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं, एक अपनी मदर जैसा दिख सकता है, एक अपने फादर जैसा दिख सकता है, बट इनकी शक्ल बिल्कुल सेम होती है। वो हम शक्ल ट्विंस नहीं दिखाते टीवी में, वो ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के इफेक्ट क्या होते हैं? आनुवंशिकता के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अगर फिजिकली पेरेंट्स हेल्दी हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, चाइल्ड होगा, वो भी मोस्टली हेल्दी ही होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस, अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है हेरिडिटी की?
कि इनबोर्न टैलेंट्स होते हैं ये, जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होते हैं। जो मैचुरेशन है वो भी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। कह देते हैं ना, इसके फादर भी 2 साल के बाद बोलना सीखे थे, तो ये बच्चा भी 2 साल बाद बोलना सीखेगा। तो जो जीन्स की मैचुरेशन या जो फंक्शंस की मैचुरेशन होती है वो क्या होती है, हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। और जो पर्सनैलिटी है बच्चे की वो भी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। अगर लंबे पेरेंट्स हैं तो हो सकता है बच्चा मोस्टली लंबा ही होगा, अगर कोई फिजिकल दिक्कत ना आई हो बच्चे के साथ, ठीक है। अगर 2 पेरेंट्स छोटे हैं, मान लो 5 फीट के हैं, तो बच्चा क्या होगा, बीच का होगा, ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स ही क्या है, छोटे हैं। अब एक डिबेट आता है नेचर वर्सेस नर्चर का। नेचर वर्सेस नर्चर, इसमें क्या होता है, नेचर किसकी बात कर रहा है, हेरिडिटी की, और नर्चर किसकी बात कर रहा है, इन्वायरमेंट की। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, हेरिडिटी, जेनेटिक मेकअप की, कि जेनेटिक जीन्स कैसे हैं उसके। सम फीचर्स are affected by heredity and some are affected by environment। पर इस स्टेटमेंट को सभी सही नहीं मानते हैं। जो प्लेटो और सोक्रेट्स थे वो क्या कहते थे कि चाइल्ड इंटेलिजेंस के साथ पैदा होते हैं, बचपन से ही बुद्धिमान पैदा होता है, रिगार्डलेस कि चाहे वो कैसे मर्जी इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा हो, इन्वायरमेंट का उस पर कोई रोल नहीं होता है। प्लेटो और सोक्रेट्स ये कहते थे, ठीक है। जो जॉन लॉक के थे वो कहते थे कि सिर्फ इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, ठीक है। को बच्चा एक ब्लैंक स्टेट में होता है, ठीक है, उसके ऊपर जैसा इन्वायरमेंट होगा वो वैसा बन जाएगा। इनबोर्न इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। पर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। कुछ फीचर्स जो होते हैं वो हेरिडिटी से इफेक्टेड होते हैं, और कुछ फीचर होते हैं जो इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होते हैं। हो सकता है कि कोई फैक्टर बहुत ज़्यादा हेरिडिटी से इफेक्टेड और बहुत कम इन्वायरमेंट से, ठीक है। और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट से इफेक्टेड हो और हेरिडिटी से ना हो। नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट हमेशा चलता ही रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद बट नेचर और नर्चर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट वो फैक्टर है, मतलब हेरिडिटी को छोड़ के जो भी फैक्टर्स हमें इफेक्ट करते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, जैसे वातावरण में हम पले बड़े होते हैं, वो क्या है, हमारी उसको इफेक्ट करता है, फीचर्स को इफेक्ट करता है। अगर हम 2 आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मान लो 2 बॉयज थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 2 आइडेंटिकल ट्विन थे, राम एंड श्याम।
जो राम था उसको अडॉप्ट कर लिया एक बहुत ही रिच और शहर की सिटी में रहने वाली फैमिली ने। जो श्याम था उसे अडॉप्ट कर लिया एक पुअर सी फैमिली में, और जो कि विलेज में रहते थे। जो इसकी ब्रिंगिंग है, ठीक है, वो बहुत ही लाड चाह से, फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ सारी उसके पास जितनी भी उसे चाहिए जरूरतें, जरूरत से ज़्यादा सब कुछ है, ठीक है। जो इसके पास है बड़ी मुश्किल से रोटी मिल पाती थी खाने को। तो जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होगी, ऑब्वियसली उसको अच्छा पोषण मिला है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, अच्छी होगी, हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी, वेट भी नॉर्मल होगा, ठीक है। बट इसको क्या था, माल न्यूट्रिशन था, अच्छे से न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू राम। तो इससे क्या पता लगता है, आइडेंटिकल ट्विंस थे, जेनेटिक मेकअप सेम था, ठीक है, बट इन्वायरमेंट का फैक्टर पड़ा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस था। एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। एक सिंगर है, ठीक है, बोर्न विथ गुड वॉइस, बहुत अच्छी आवाज के साथ पैदा हुई है, पर उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं सिंगिंग की, उसकी म्यूजिक के ऊपर कमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी सिंगर बन जाती है वो। सेम वे में एक सिंगर, उसकी भी अच्छी आवाज़ थी, पर उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, रियाज नहीं किया, तो वो क्या है, इतनी सक्सेसफुल सिंगर नहीं बन पाएगी। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इफेक्ट होता है जो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। अगर एक रेसलर है, ठीक है, एक रेसलर है, उसने फिजिक बहुत अच्छी है उसकी, बाय हेरिडिटी, उसकी फिजिक बहुत अच्छी है बाय हेरिडिटी, बहुत हेल्दी है, बट वो क्या कर देता है, जंक फूड खाना स्टार्ट कर देगा, प्रैक्टिस छोड़ देगा। सिर्फ फिजिक अच्छी होने से वो रेसलर नहीं बन सकता। इसकी वजह से क्या होगा, उसका स्टेमिना कम हो जाएगा। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो सराउंडिंग्स है, वो भी इफेक्ट करती हैं, और जो हेरिडिटी भी इफेक्ट करती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो पर्सनल की पर्सनैलिटी है, जो पर्सन की पर्सनैलिटी है, वो किसकी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये सारी बातें होगी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। थैंक यू, होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड फॉलो करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अभी हमने हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया, अब हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ रिजल्ट ऑफ, हमें बताना है कि ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट होती है, ओनली हेरिडिटी का नहीं, उस पर इन्वायरमेंट का फैक्टर भी होता है। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन का, सिर्फ अपब्रिंगिंग और एजुकेशन पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करती, उसकी हेरिडिटी का भी बहुत मेन रोल होता है और उसके इन्वायरमेंट का भी। तो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली इन्वायरमेंट, हाँ जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है वो अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होती है। Which of following refers to the question related to child, his abilities and his proper development? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो चाइल्ड की एबिलिटी और एबिलिटीज़ और उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पूर्ण विकास कैसे होगा, उसकी जितने भी टैलेंट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे। सिर्फ हेरिडिटी फैक्टर से नहीं, सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर से नहीं, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया जो बच्चे की पर्सनैलिटी होगी वो क्या होगी, अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होगी। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब हमें बताना है कि कौन सा लॉ ऑफ हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है। सिमिलैरिटी, हाँ जी, सिमिलैरिटी होती है, वेरिएशन भी होती है, रिग्रेशन भी होती है। सिमिलैरिटी कैसे, अगर हम दो ट्विंस की बात करें तो वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। वेरिएशन की बात करें, अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वेरिएशन की बात करें, अगर हम दो सिबलिंग्स की बात करते हैं तो आपस में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, या हम फेटर्नल ट्विंस की बात करते हैं तो चेंजेस होते हैं, तो वेरिएशन भी होती है। रिग्रेशन की बात करें तो उसके अंदर रिग्रेशन भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। लॉ ऑफ हेरिडिटी के अंदर मोटिवेशन नहीं आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, मोटिवेशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रेट्स आर मोस्ट सुटेबली रिलेटेड टू हेरिडिटी। अब हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा हेरिडिटी से रिलेटेड क्या है, इंसाइट। क्या इंसाइट हेरिडिटी से रिलेटेड है, नहीं, इसमें हेरिडिटी का क्या लेना देना है। अपीयरेंस, हाँ जी, अपीयरेंस रिलेटेड है हेरिडिटी से, बच्चा अपने माँ बाप जैसा दिखता है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। नॉलेज, नॉलेज तो हमें सीखने से आती है या गेन करने से, पढ़ने से आती है, तो ये भी हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है। हार्डवर्क भी हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपीयरेंस। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड इन्फ्लुएंस बाय। अब जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे की, वो किससे इन्फ्लुएंस होंगे, फादर के डीएनए से, सिर्फ फादर के डीएनए से नहीं, सिर्फ मदर के डीएनए से नहीं, डीएनए ऑफ बोथ फादर एंड मदर, हाँ जी, दोनों के गुणसूत्र से, माता पिता के दोनों के गुणसूत्र से रिलेटेड होंगे। ये हमने आज डिस्कस किया था कि जो बच्चा है वो किसके करेक्टरिस्टिक्स को लेता है, दोनों, मदर और फादर के दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को मिला के जो बच्चे के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, दोनों का गुणसूत्र होगा, माँ बाप का, माँ और बाप दोनों का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डीएनए ऑफ बोथ फादर एंड मदर। नेचर एंड नर्चर डिबेट्स रेफर टू। अब आज हमने नेचर एंड नर्चर डिबेट के बारे में किया था, जिसमें क्या था, वातावरण और हेरिडिटी के बारे में बात होती। तो इसमें बताना है कि ये किससे रेफर करता है, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट से, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी से, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट से। ये हेरिडिटी और वातावरण को है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हेरिडिटी की वजह से क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। कुछ कहते हैं कि दोनों फैक्टर्स, हेरिडिटी और जो वातावरण के प्रभाव है, दोनों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। One of the identical twin brother adopted by socio-economically rich family and other by poor family. After 1 year, which one of the following may most likely to observe their IQ score? तो अब क्या है, एक बच्चा क्या है, आइडेंटिकल ट्विन है, दो बच्चे थे, ट्विन्स थे, आइडेंटिकल ट्विन्स थे, और एक रिच फैमिली से अडॉप्ट हो गया, एक पुअर फैमिली से अडॉप्ट हो गया। अब 1 साल बाद हम दोनों का IQ चेक करेंगे, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा उनका IQ, देखते हैं। द बॉय विद पुअर फैमिली स्कोर ग्रेटर देन अदर। जो बच्चा पुअर फैमिली में हुआ है वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा करेगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज जो IQ फैक्टर है वो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट IQ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट द IQ, और कोई ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, वातावरण और आनुवंशिकता का क्या सही है, इसके बारे में बच्चे की विकास में क्या सही है, देखते हैं ऑप्शंस। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर कॉन्ट्रीब्यूटिव 50-50% इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों 50-50% अपना हिस्सा देते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अडल्ट एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। और जो बच्चे की जीन्स हैं वो एडिटिव नहीं है, या जो इन्वायरमेंट है वो एडिटिव नहीं है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये तो गलत है, दोनों इकट्ठे करते हैं, नन ऑफ द अबव। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का हिस्सा 50-50% होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ फैक्टर्स इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ फैक्टर्स हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। कुछ फैक्टर ज़्यादा इन्वायरमेंट से प्रभावित होंगे और कुछ हेरिडिटी से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट। A 6-year-old girl showed the exceptional
sporting ability. Both of her parents are sports persons, send her for coaching every day and trained her on weekends. Her capability are most likely to be result of interaction between. अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि एक 6 साल की बच्ची है जो जिसकी स्पोर्ट्स की एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी बन सकती है, और उसके दोनों पेरेंट्स क्या हैं, खिलाड़ी हैं, पर फिर भी उसके पेरेंट्स उसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं हर रोज़ और हफ्ते के अंत में। तो उसकी क्या कैपेबिलिटी, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो किसका नतीजा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो उसके खिलाड़ी बनने की हेरिडिटी उसे कहाँ से मिली है? अपने माँ बाप से मिली है। और उसके माँ बाप उसे कैसा वातावरण दे रहे हैं? ट्रेनिंग का, उसे ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। Which one of the following statement is true about role of heredity and environment? Environment play a significant role in the child language development. सिर्फ language development में करता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। Certain aspects of development are influenced by more by heredity and other more by environment. इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कुछ जो फैक्टर्स हैं वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ इन्वायरमेंट्स में, कुछ हेरिडिटी से ज़्यादा होते हैं और कुछ वातावरण से ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कुछ फैक्टर्स इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं और कुछ फैक्टर्स हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर द सेम इन मेल एंड फीमेल। अब जो 21 पेयर हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, पर दे आर नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं? आज हमने पढ़ा था जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। और XX क्या होता है? ये सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। XY क्या हो जाएगा? सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं जो जेंडर को डिसाइड करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोसोम्स। ह्यूमन्स हैव डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब ह्यूमन्स के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? आज हमने डिस्कस किया था 23 पेयर्स होते हैं। अगर ये आता कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो आ जाता 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर्स पूछा है, जोड़े में पूछा है, तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 23 पेयर्स। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर डैश ऑन ईच अदर। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? हाँ जी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। कोऑपरेटिव क्या एक दूसरे के साथ चलते हैं? जी हाँ, साथ भी चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से डिस्कस किए। इसके अंदर 2011 से लेके 2021 का जो जनवरी का पेपर हुआ था, जितने भी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर हो गए हैं। होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसे और टॉपिक्स देखने के लिए। थैंक यू।